बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सिलसिला जहाँ से मुनक़ता हुआ था वहाँ से ही शुरू करते हैं। हम गालिब की खतूत की खसूसियात के हवाले से पढ़ रहे थे। उसके हवाले से मैंने आपको खसूसियात जो बताई उसमें पहले नंबर पे सादगी और सिलसिलाताज़ बयान था। फिर उसके बाद मुकालमाती अंदाज़ था, शोखी और गुफ्तगी थी, जिद्दत बयान था, मुद्दा नगारी थी, शख्सियत नगारी थी, जुज़ियात नगारी थी और आखिर में हम पढ़ रहे थे तारीख़ी हालात के हवाले से कि गालिब के खतूत में ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तारीख़ी हालात के हवाले से हम पढ़ रहे थे कि गालिब के जो जितने भी हम अशार ख़त पढ़ते हैं उसमें हमें बहुत सारा उनका तारीख़ी हवाले से हमें उसका हिस्सा मिलता है। इस हवाले से हमने एक ख़त भी लिखा कि जिसमें दिल्ली के हालात के बारे में गालिब बयान कर रहे थे। तो जंग आज़ादी के बाद जो पकड़ दकड़ हुई उसके बारे में गालिब ने अपने अशार में लिखा, अपने ख़त में लिखा और अपने ख़त में वो लिखते हैं कि यहाँ बड़ी शिद्दत है। किसी दोस्त के नाम में ख़त लिख रहे हैं और दिल्ली के हालात के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ बड़ी शिद्दत है और ये हालत है कि गोरों की पासबानी पर तैनात नहीं है। बहोरी दरवाज़े का थानेदार मुंडा बिछाकर सड़क पर बैठा है। जो बाहर से गोरे की आंख बचा कर आता है उसको पकड़ कर हवालात में बेच देता है। हाकिम के यहाँ से 5-5 बैद लगते हैं या 2-2 रुपया जुर्माना लिया जाता है। 8 दिन कैद रहता है। एक और ख़त में दिल्ली के हालात यूँ बयान करते हैं कि मुबालगा न जानना, अमीर गरीब सब निकल गए हैं, जो रह गए हैं वो सब निकाले गए हैं। तो यूँ देखा जाए तो मिर्ज़ा गालिब के खतूत उनके अहद की सियासी हालात की भरपूर अक्कासी और तस्वीर कशी करते हुए नज़र आते हैं। तारीख़ी हवाले के बाद उनकी जो अहम खसूसियत है वो है अशार की तशरीह, यानी उनके शेरों में हमें गालिब के अशार की तशरीह भी मिलती है। गालिब के अक्सर खतूत अपने गालिब ने जो भी ख़त लिखे अपने शागिर्दों को लिखे और शागिर्दों के नाम की इस्लाह के दौरान में ज़ुबान और शेर सुखन के मुतल्लिक़ उन्होंने अपने ख़यालात का भी इजहार किया है और बहुत से अशार की तशरीह अपने खतूत में वो करते चले गए हैं। कई अशार तो ऐसे हैं कि उनका मतलब ही उनके खतूत के सियाक़ो सबाक़ की रोशनी में समझा जा सकता है। अशार की तशरीह के बाद उनके नसर की या उनके खतूत की जो एक और खूबी है वो है इजाज़ व इख्तिसार, यानी वो जो बात करते हैं वो नहायत ही मुख्तसर अंदाज में करते हैं। मुख्तसर होती है और मुदल्लल अंदाज में होती है, मगर इस इख्तिसार के साथ साथ वो ज़रूरी तफासील से भी कारी को आगाह करते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी हर चीज़ ज़िंदा और मुतहर्रिक तौर पर नज़र आती है। इसके बाद बारी आती है मंज़र निगारी की, यानी उनके अशार में हमें मंज़र और मनाज़र देखने में मिलते हैं। गालिब ख़त लिखते वक्त मकतूब अलैह के लिए भी मजलसी फ़ज़ा की तख्लीक करते हैं और अपने गर्दो पेश के मंज़र की ऐसी जुज़ियात पेश करते हैं कि मकतूब अलैह की नज़रों के सामने उस फ़ज़ा की खूबसूरत तस्वीर उभरने लगती है। ये पहले भी मैंने बताया कि वो एक अपने तख़य्युल में एक मजलिस सी लगा लेते हैं, महफ़िल सी लगा लेते हैं और वो चाहते हैं कि इनके जो दोस्त बिछड़ गए हैं या जो उनको नज़र नहीं आए वो उस महफ़िल में उनको नज़र आते रहें। तो मसलन मीर मेहदी को लिखते हैं कि मीर साहिब सुबह का वक्त है, जाड़ा खूब पड़ रहा है, अंगीठी सामने रखी है, 2 हरफ लिखता हूँ, हाथ नापता जाता हूँ, आग में गर्मी सी सही मगर हाय वो आतिश सियाल कहाँ। आतिश सियाल यानी वो दोस्तों की गर्मी, वो दोस्तों की महफ़िल कहाँ। तो गालिब जो हैं वो एक किस्म की मंजर कशी इसमें करते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद गालिब के खतूत की जो एक और नुमाया खूबी है वो है मुआशरे की अक्कासी, यानी गालिब के ख़तों में उनके अहद की मुआशरत की तस्वीर साफ दिखाई देती है। उन्होंने दिल्ली के उजड़े मुसलमानों को निकाले जाने और लोगों के फांसी डालने के हालात को बड़े खूबी से कलमबंद किया है।
اپنے دور کی مشہور شخصیات کا کسی نہ کسی طرح ذکر کیا ہے، اور زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رہن سہن کے انداز میں تبدیلیوں کا نقشہ بھی کھینچا ہے، اور لوگوں کی محرومی اور مجبوریوں کی عکاسی بھی کی ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو ان کے جو آخری میں خوبی ان کے خطوط کے حوالے سے بتاؤں گی، وہ ہیں ان کی مکفّہ عبارت۔ یعنی ہم نے بات کی تھی کہ انہوں نے نہایت ہی سادہ انداز بیان اختیار کیا، لیکن کہیں کہیں وہ تراکیب کا بھی استعمال کرتے جاتے ہیں، یا قافیہ یا اس طرح کی کوئی جو مشکل تراکیب ہیں وہ اپنے خطوں میں وہ لکھتے ہیں۔ غالب نے اگرچہ طرز قدیم کو چھوڑ دیا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے خطوط میں کہیں نہ کہیں مکفّہ عبارتیں ہمیں ملتی ہیں، مگر وہ ان عبارتوں کو کوشش سے نہیں لکھتے بلکہ بے ساختہ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ غالب نے چونکہ ساری زندگی فارسی میں لکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اردو میں دیوان لکھنے شروع کیے، غزلیں لکھنی شروع کی، تو یہ جو نثر میں اگر کہیں مکفّہ عبارت لکھتے ہیں تو وہ لاشعوری طور پر لکھتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں جو عربی اور فارسی کی تراکیب تھی اس کو وہ بغیر کسی ارادے کے لکھتے چلے جاتے ہیں، اور جو ان کے اسلوب کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں، مختصر طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ غالب کا طرز تحریر سادہ، شگفتہ اور رواں ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں ہمیں مکفّہ صورت میں بھی نظر آتا ہے۔ آخر میں ہم اس طرح غالب کے خطوط کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خطوط جدید نثر کا نقطۂ آغاز تھے، اور غرض مطلب ان کا بنیادی مقصد تھا کہ جسے وہ رنگین بنانے کے لیے مزاح کی چاشنی، مکالمے، بات چیت کے انداز سے انہوں نے مختلف انداز سے نثر کو دلچسپ بنانے کی کوشش کی۔ ان کی شخصیت ہمہ گیر ہے جس میں پورے معاشرے کے حالات و قوائف سما گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خطوط دلی کی تہذیب و معاشرت اور اس کے عہد کے سیاسی حالات کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ ان کے خطوط کا ماحول زندہ ہے، جن میں جیتا جاگتا غالب دکھائی دیتا ہے، اور زندگی کی ہر چیز متحرک نظر آتی ہے۔ ان کے خطوط اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو مرزا کے خطوط اس عہد کے سیاسی حالات کی بھرپور تصویر کشی کرتے ہیں، اور بہادر شاہ ظفر کا قلعہ سے نکلنا، دلی کی تباہی و بربادی، قتل و غارت، انگریزوں کی حکومت کے آداب، غالب کی پینشن پر پابندی، مسلمانوں کی مجموعی معاشی اور معاشرتی حالات، اور انگریزی تہذیب و تمدن کے حالات بہت کھول کر وہ اپنے خطوں کی تحریر میں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم غالب کے خطوط کی خصوصیت کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ غالب جو ہے وہ پوری کی پوری ایک طرح کی ہسٹری ہے جو ہمیں ان کے خطوط کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ امید ہے طالبات آپ کو خطوط غالب کے حوالے سے، ان کی خصوصیت کے حوالے سے کافی کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اگلے لیکچر کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔